Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is प्राची टेकरीवाल. So friends, last time हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने कवर किया था उसकी कंसेप्ट प्रोसेस के बारे में, और साथ में हम लोग ने देखा था कि उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के ऊपर असर डालते हैं. आज हम लोग क्या करेंगे, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के मॉडल्स क्या क्या होते हैं और उसके रेजिस्टेंस क्या क्या होते हैं. ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो इसमें जो है सबसे पहला मॉडल आता है लुईस का. ठीक है, तो बेसिकली जो कुर्ट लुईन का मॉडल था, ये जो है आपका मेन मॉडल है ऑर्गेनाइजेशन चेंज का. बाकी जो भी मॉडल्स है ना, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो इसी पे बेस्ड बने. ठीक है, इसी में मॉडिफिकेशन ला के अलग अलग तरीके का उसको बनाया गया. ठीक है, बाकी मॉडल्स को तो समझ लीजिए कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कौन सा मॉडल है, वो लुईस चेंज मॉडल है. ओके, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें मोस्ट थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैंडमार्क वर्क ऑफ सोशल साइकोलॉजिस्ट कुर्ट लुईन. ठीक है, तो ये कौन दिया था, ये जो है सोशल साइकोलॉजिस्ट थे कुर्ट लुईन, उन्होंने जो है वो इसको दिया था. तो इसी पे बाकी सारी, जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी जो थ्योरीज है, मॉडल्स है, वो सारी इसी पे बेस्ड होती हैं. ओके, ये डेवलप अ 3 स्टेज मॉडल. अभी आपसे अगर पूछा जाए कि कितने स्टेज का मॉडल है, तो यू कैन से कि इट इज 3 स्टेज मॉडल. ओके, और ये प्लान चेंज होता है. ठीक है, इसमें पहले से प्लानिंग की जाती है, विच एक्सप्लेन हाउ टू इनिशिएट, मैनेज एंड स्टेबलाइज द चेंज प्रोसेस. तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं कि किसी भी चेंज प्रोसेस को लाने के लिए, ठीक है, उसको कैसे इनिशिएट किया जाता है, यानी कि कैसे आप शुरुआत करोगे, फिर कैसे उसको आप क्या करोगे, मैनेज करोगे, और उसके बाद क्या करोगे, उसको कैसे स्टेबलाइज करोगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, इसमें पढ़ते हैं. फाइन, इसमें इनिशिएशन पढ़ेंगे, मैनेजमेंट पढ़ेंगे और स्टेबलाइजेशन पढ़ेंगे. तो बेसिकली इसको जो है, बाकी हम लोग पहले देखते हैं कि इसमें एजम्पशंस क्या क्या हैं. ठीक है, तो इसमें एजम्पशंस क्या क्या होते हैं. पहला होता है द चेंज प्रोसेस इन्वॉल्व्स लर्निंग समथिंग न्यू, यानी कि जब भी चेंज आ रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कुछ नया चीज जो है वो इंसान सीख रहा है. ओके, एज वेल एज डिसकंटिन्यूइंग करंट एटीट्यूड, और इसमें क्या किया जाता है, जो करंट एटीट्यूड होता है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है. ठीक है, यानी कि जो करंट आपका बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, जो ऑर्गेनाइजेशन में आप प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको बंद कर दिया जाएगा. ठीक है, और नई चीजें जो है वो क्या करेंगे, उसको अपनाएंगे. ओके, फिर मोटिवेशन कैन ओनली ब्रिंग डिजायर्ड चेंज, यानी कि क्या है कि जो डिजायर्ड चेंज आपको लेकर आनी है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा, इसमें मोटिवेशन होगा. ठीक है, मोटिवेशन होना जरूरी है. चाहे ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे लोगों की बात करते हैं, जब तक उनमें मोटिवेशन नहीं रहेगा, वो लोग चेंज के अगेंस्ट में रहेंगे. फिर पीपल आर हब ऑफ ऑल चेंजेस. अगर आपको याद हो कि हम लोग ने जब फीचर्स के बारे में पढ़ा था चेंजेस के, तो हम लोग ने पढ़ा था कि वो जो है चेंजेस हम लोग तभी ला सकते हैं लोगों के थ्रू. ठीक है, तो लोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं किसी भी तरीके का चेंज लाने में. ओके, क्योंकि लोग ही चेंज लाते हैं एक्चुअली में. चाहे लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग की बात करें, उसमें कोई भी डिफरेंस लाना होगा, वो कौन लाएगा, पीपल लाएंगे. ओके, फिर resistance to change is found even when the goals of change आर हाईली डिजायरेबल. ठीक है, तो यानी क्या है कि भले ही जो रिजल्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है, जो चेंज करने से आपको जो रिजल्ट मिलने वाला है वो अच्छा ही क्यों ना हो, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट ही क्यों ना हो, डिजायरेबल ही क्यों ना हो, तब भी उसमें रेजिस्टेंस होगा ही. लोग उसके अगेंस्ट में जाएंगे ही जाएंगे. ठीक है, किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम निकालेंगे ही निकालेंगे. ओके, फिर चेंज इज कंसिडर्ड टू बी इफेक्टिव ओनली इफ इट हैज बीन एबल to bring in or reinforce new behaviors, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस. यानी कि कोई भी जो चेंज है वो तभी इफेक्टिव कहलाता है अगर उस चेंज की वजह से, ठीक है, नया बिहेवियर आया हो, नया एटीट्यूड आया हो, या नई प्रैक्टिसेस आई हो. ठीक है, तो जैसे हम लोग ने अभी फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा ना कि चेंज लाने का मतलब क्या है कि आप कुछ नया सीख रहे हो, और जो पुराने आपका एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, या जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उसको क्या करोगे, उसको आप डिसकंटिन्यू करोगे. ठीक है, उसको बंद करके कुछ नया अपनाओगे. तो वही बेसिकली क्या होता है, चेंज होता है. ओके, तो अब देखोगे ये जो हम लोग लुईस का मॉडल पढ़ रहे हैं ना, इसमें 3 स्टेज माने जाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये जो 3 स्टेज है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से पढ़ेंगे. ये हम लोग पढ़ेंगे एक आइस के एग्जांपल से. ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए क्या होता है कि
सपोज कीजिए कि आपको किसी ने बर्फ का टुकड़ा दे दिया, ठीक है, वो चौकोर हो या गोल हो, तो आपको कहा जाए कि इसमें बदलाव लाओ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले उसको अनफ्रीज करोगे, यानी कि उसको क्या करोगे? मेल्ट करोगे, पिघला दोगे, ठीक है, ताकि वो पानी बन जाए। और फिर पानी बनाने के बाद आप उसको क्या करोगे? आप उसको फिर से दूसरा शेप दोगे, ठीक है ना। यानी कि क्या करोगे? आप उसको पानी बनाने के बाद पहले अनफ्रीज करके पानी बना दोगे, मूव अराउंड होगा, फिर उसके बाद उसको क्या करोगे? रीफ्रीज करके दूसरे मोल्ड में रीफ्रीज करके उसको नया शेप जो है वो क्या करोगे? प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो सेम चीज आपका क्या होता है? कुर्ट लुइन के मॉडल में होता है, यानी कि सबसे पहले इसमें अनफ्रीजिंग होती है, यानी कि मेक ऑर्गेनाइजेशन ओपन टू चेंज एंड रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स। यानी कि आप क्या कर रहे हो? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ओपन बना रहे हो, ठीक है, ताकि वो नई चीज़ें सीख पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं ना बहुत रिजिड हो जाती हैं, ठीक है, वो नई चीज़ों को नहीं लाना चाहती। तो पहले आप उनको ओपन तो बनाओ कि भाई वो नई चीज़ें सीखने के लिए क्या हो? उत्सुक हो, ठीक है, मोटिवेटेड हो। फिर आप क्या करोगे? वहाँ पे चेंज ले करके आओगे, ठीक है, यानी पहले आपने उनके अंदर ये उत्सुकता जगा दी कि चीज़ों को सीखना है, नई चीज़ों को लर्न करना है, और फिर आप चेंज लेकर आओगे। तो चेंज लाने के लिए आप क्या करोगे? उनको वही नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे। पहले जिज्ञासा जगाओगे कि आपको नई चीज़ें सीखनी है, फिर आप उनको चेंज लाओगे, यानी कि उनको नई इन्फॉर्मेशन दोगे, नई बिहेवियर मॉडल्स दोगे, और उनको नया तरीका सिखाओगे चीज़ों को देखने का, ठीक है, फिर नया नज़रिया दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? ये जो नयापन आपने उनको प्रोवाइड कर दिया है उसको रिफ्रेश दे दोगे, यानी कि उसको फिर ये जो दूसरा मॉडल आपने उनको दिया, जो दूसरा सांचा दे दिया आपने उनको, बेसिकली आप उसके हिसाब से उनको क्या करोगे? रिफ्रेश कर दोगे, यानी उस पे ला करके रोक दोगे। जहाँ पे वो पुरानी प्रैक्टिसेस अपना रहे थे, तो आपने उनको नई चीज़ें, पहले उनका दिमाग खोला कि भाई ठीक है, जो अभी चीज़ें हैं ये पुरानी हो गई हैं, आपको नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, ठीक है, आपने अनफ्रीज किया, फिर आपने चेंज लाया। तो चेंज लाने के लिए आपने क्या किया? आपने उनको नया इन्फॉर्मेशन, नए बिहेवियर एस्पेक्ट जो है वो प्रोवाइड किया, और उसके बाद उसको क्या किया? फिर रीफ्रीज कर दिया, यानी कि जो उन्होंने सीखा है ना उसको स्टेबलाइज कर दिया, यानी उसी को उस सांचे में डाल करके उनको नई चीज़ें नए ढंग में जो है आपने उसको क्या किया? ढाल दिया, यानी कि स्टेबलाइजिंग द चेंज एंड इंटीग्रेटिंग द चेंज्ड बिहेवियर एटीट्यूड इनटू एम्प्लॉयज नॉर्मल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। यानी कि जो उन्होंने चेंजिंग प्रोसेस के समय नई चीज़ें सीखी है उसको उनकी डेली लाइफ में उतार दिया, वो जो बिहेवियर है उसको स्टेबलाइज कर दिया। ओके, तो बेसिकली ये 3 प्रोसेस आपका इसमें होता है। पहला होता है अनफ्रीजिंग होती है, ठीक है, जिसमें कि बेसिकली उनके दिमाग को ओपन किया जाता है नई चीज़ों को सीखने के लिए, फिर चेंजिंग लाई जाती है, यानी नई चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, और फिर रीफ्रीजिंग की जाती है, यानी जो उन्होंने नई चीज़ें सीखी उसको क्या करते हैं? उसको स्टेबलाइज कर देते हैं। ओके, अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडेड प्रोसेस मॉडल की। तो एक्सपेंडेड प्रोसेस मॉडल में बेसिकली क्या होता है? एक्सपेंडेड प्रोसेस मॉडल जो है आपका लुइस कंसेप्ट का ही थोड़ा विस्तार फॉर्म है, ठीक है। इसमें आगे आपको बेसिकली इसमें क्या चीज़ें की जाती है देखते हैं कि ये दिस मॉडल लुक्स एट प्लान चेंज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम लोग ने जब लुइस मॉडल की बात की तो वो तो आपकी जनरल सेंस में था कि चेंज कैसे लाया जाता है, लेकिन एक्सपेंडेड प्रोसेस मॉडल क्या करता है? ये पर्सपेक्टिव लेके चलता है टॉप मैनेजमेंट का, ठीक है। सपोज कीजिए कि अगर आप टॉप मैनेजमेंट की पोजीशन पे हो तो आपको आपका काम क्या है? आपको वहाँ पे पॉलिसीज बदलनी है, ठीक है, आपको ये प्रोसेस सारा चेंज लेकर के आना है। ओके, तो ये जो है आप उसमें उस समय क्या कंसिडर करोगे? आप जो आपके आसपास के जो फोर्सेस हैं, ठीक है, चाहे आप पॉलिटिकल फोर्सेस की बात करो, लीगल फोर्सेस की बात करो, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात करो, तो ये सारे फोर्सेस क्या करती है? वो एनालाइज करती है टॉप मैनेजमेंट। ओके, फिर द मॉडल इनकॉर्पोरेट्स लुइस कंसेप्ट एज पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इसमें भी इस मॉडल में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें लुइस का कंसेप्ट यूज होता है। ओके, टॉप मैनेज perceives the certain forces और ट्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट क्या कर रही है? यहाँ पे सर्टेन फोर्सेस और ट्रेंड्स को देख रही है दैट कॉल फॉर चेंज, जो बेसिकली चेंज को डिमांड करती है, यानी जो चेंज चाहती है, ठीक है, and issues that are subjected to the organization's usual problem solving, यानी कि जो डे टू डे ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है ना, तो ये जो सारी इश्यूज हैं, ठीक है, और उसको जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। तो मैनेजमेंट इन दोनों चीज़ों को देखती है, यानी कि मैनेजमेंट फोर्सेस को और ट्रेंड्स को देखती है, और जो इश्यूज ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है नॉर्मल दिनों में, ठीक है, अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनाते वक्त या प्रॉब्लम सॉल्विंग करते वक्त, तो उन सारी चीज़ों को टॉप मैनेजमेंट क्या करती है? कंसीडर करती है, ठीक है। फिर टॉप मैनेजमेंट डिफाइंस इट्स गोल इन टर्म्स ऑफ
what the organization or certain process or output will be like after the change, ठीक है। और इसमें क्या करता है कि मतलब टॉप मैनेजमेंट देखता है कि जो डिफाइंड दिस गोल इन टर्म्स ऑफ और द ऑर्गेनाइजेशन सर्टेन प्रोसेस और आउटपुट विल बी आफ्टर द चेंज, ठीक है। तो यानी कि जब चेंज आ जाएगा, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट ये एनालाइज करता है कि जब चेंज आ जाएगा तो जो सर्टेन प्रोसेस या आउटपुट ये जो सारी चीज़ें यूज़ हो रही है, ठीक है, ये किस तरह की हमें मिलेंगी, ठीक है। पहले इसको एनालाइज करता है, ये सारी चीज़ें देखता है और उसके बाद चेंज लाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ कि उसमें हम लोग ने लुइस के बारे में लुइस में हम लोग ने पढ़ा था कि उसमें भाई फ्रीजिंग हो रही है, मतलब आपका अनफ्रीजिंग हो रही है, फिर उसके बाद क्या करते हैं उसको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है, मतलब उसको चेंज ले करके आते हैं, उसके बाद उसको रीफ्रीज करते हैं, ठीक है, स्टेबलाइज करते हैं। एक्सपेंडेड प्रोसेस मॉडल में ये चीज़ें तो होती ही है, लेकिन इससे पहले टॉप मैनेजमेंट क्या कर लेता है, एक बार देख लेता है कि भाई ऐसी कौन से सर्टेन फोर्सेस और ट्रेंड्स हैं और कौन से इश्यूज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है, ठीक है, जिसकी वजह से चेंज लेकर के आना है। और अल्टीमेटली ये जो चेंज आ जाएगा तो उसमें हम लोगों को जो आउटपुट मिलेगा, जो प्रोसेस मिलेगा, उसमें क्या डिफरेंस आएगा, तो ये चीज़ को एनालाइज करके एक्सपेंडेड प्रोसेस मॉडल जो है वो क्या होता है, बनता है। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। दोनों मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर लुइस मॉडल, तो आपको वो एग्जामिनेशन में पढ़ के ही जाना है। ओके, फिर अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि इसमें आपका क्या है कि कौन कौन से चीज़ें होती हैं जो चेंज को रेजिस्ट करती हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है ऑर्गेनाइजेशनल सोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। ये अगर हम लोग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल की बात करते हैं या हम लोग ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, तो उनकी तरफ से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है जिनकी वजह से चेंज को वो लोग रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल सोर्सेस की बात करते हैं, तो इसमें आता है आपका ओवर डिटर्मिनेशन और स्ट्रक्चरल इनर्शिया, ठीक है। तो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो आपका ये स्ट्रक्चरल इनर्शिया है, जो फोर्स है, ये सारी चीज़ें जो है क्या करती है, रेजिस्ट करती है, ठीक है। आपको मान लीजिए डिपार्टमेंट्स में चेंज लेकर आना, आपके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, आपको उनको कम करना है या ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है, ये उसको रेजिस्ट करेंगी। फिर आता है ऑफन पार्ट ऑफ डिवीजन कैन नॉट बी चेंज विदाउट चेंजिंग द होल डिवीजन। कुछ ऐसे डिविजन्स होते हैं जो कि आप उनको तब तक नहीं चेंज कर सकते जब तक आप पूरी डिविजन्स को चेंज ना कर दो, ठीक है, बिकॉज आपको अगर आपके एक के प्रोसेस में इफेक्ट जो है असर डालोगे, उसको जो है चेंज करने की कोशिश करोगे, तो आपका ओवरऑल जो प्रोसेस है वो भी चेंज हो जाएगा। ओके, फिर आता है ग्रुप इनर्शिया में वीकेंड एंड इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट टू ब्रिंग अबाउट चेंज। जो ग्रुप होता है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके फोर्स की वजह से क्या होता है कि जो इंडिविजुअल, मान लीजिए सपोज कीजिए कि एक ग्रुप है, उसमें कुछ इंडिविजुअल है जो चेंज चाहते हैं, लेकिन ग्रुप की वजह से क्या करेंगे, वो लोग अपनी बातों को नहीं कह सकते और फाइनली उनको भी ग्रुप को उनको क्या करना होता है, चेंज को रेजिस्ट करना होता है। ओके, फिर आता है आपका रिड्यूस नंबर ऑफ जॉब कैटेगरीज। कई बार क्या होता है कि जाहिर सी बात है चेंज आता है तो उसकी वजह से जॉब हमेशा क्या होती हैं, कम हो जाती हैं, तो इसके वजह से भी क्या होगा कि रेजिस्ट किया करते हैं लोग। फिर आता है मे अल्टर पावर रिलेशनशिप विद इन ऑर्गेनाइजेशन। जो पावर रिलेशनशिप है, यानी कि जो आपके वहाँ पे हायरकी मेंटेन है, जो सीनियरिटी या जो है जूनियरशिप जो मेंटेन है, वो भी कई बार इससे इफेक्ट होती है, जिसकी वजह से लोग इसको क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। फिर हाई सेटअप कॉस्ट, जाहिर सी बात है कॉस्ट हाई होता ही है जब आप कोई चेंज लेकर के आओगे। रिसोर्स की कमी हो सकती है और साथ ही साथ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। ओके, पूरे रूल्स रेगुलेशंस को चेंज करना इतनी जल्दी से नहीं पॉसिबल होता है। ओके, फिर अगर हम लोग इंडिविजुअल सोर्सेज की बात करते हैं कि ऐसे कौन से इंडिविजुअल सोर्स हैं जो रेजिस्ट करते हैं, तो इसमें आपका आता है रिस्क कितना है। रिस्क की वजह से क्या इंडिविजुअल क्या करते हैं, उसको रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, उनको लगता है अगर वो हो सकता है कि वो रिस्क में पड़ जाए, ठीक है, उनकी जॉब रिस्क में पड़ सकती है, तो इसकी वजह से उन लोग क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। लोगों की इमोशंस जुड़े होते हैं इसके वजह से, क्योंकि उनको कहते हैं ना पुरानी चीज़ों को लोग मतलब अपने से लगा के रखते हैं, है ना, तो पुरानी चीज़ों को लोग नहीं छोड़ना चाहते, तो ये भी रीज़न हो सकता है। फिर मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है कि पता नहीं चेंज आने के बाद मैं उस चीज़ को संभाल पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। फिर टेंशन ऑफ बीइंग ओवरलोडेड विद अननेसेसरी वर्क। कई बार लगता है लोगों को कि चेंज होने की वजह से हो सकता है उनके ऊपर ज़्यादा काम आ जाए, ठीक है, इसके वजह से भी उन लोग चेंज को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। एंटिसिपेट लॉस ऑफ स्टेटस और क्वालिटी ऑफ लाइफ। कई बार जो है लाइफ की क्वालिटी
या जो ऑलरेडी आपका स्टेटस है, ठीक है, उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, तो इसके वजह से भी लोग क्या करेंगे, उसको रजिस्ट करेंगे। फिर अनसर्टेनिटी हो जाती है, ठीक है, अनसर्टेन होता है कि भाई जो चेंज आएंगे उसका क्या असर होगा। ओल्ड सोशल टाइज होते हैं, लोगों से जुड़ाव होता है, वो भी उसके वजह से भी, क्योंकि कुछ लोग को जॉब छोड़नी भी पड़ जाती है, आपके डिपार्टमेंट्स और डिविजन्स चेंज हो सकते हैं। टू अवॉइड फीलिंग ऑफ लॉस, किसी भी तरीके की लॉस की फीलिंग को अवॉइड करने के लिए बेसिकली ये चीज़ें होती है, ठीक है, इंडिविजुअल की तरफ से। अब हम लोग ग्रुप की बात करते हैं, तो ग्रुप के कौन सी चीज़ें हैं जो चेंज को रेजिस्ट करती हैं, तो इसमें आता है पहले जो इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं ना, सबसे पहले वो ज़्यादा रेजिस्ट करता है, ओके। फिर सोशल एस्पेक्ट्स होते हैं लोगों के खुद के, तो वो क्या करते हैं, वो भी जो है उसको रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। तो कहीं जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वहाँ लोगों का ग्रुप बना हुआ है, अगर आपको उनको पता है कि उस चेंज की वजह से उनका ग्रुप जो है वो बिखर जाएगा, तो वो क्या करेंगे, उस चीज़ को क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि वो चेंजेस वहाँ पे आए, ओके। अब ये जो चेंजेस हैं, ठीक है, इनके पे जो रेजिस्टेंस आ रही है, आप इनको कैसे कम कर सकते हो, इनका इफेक्ट कैसे कम कर सकते हो, बिकॉज रेजिस्टेंस तो आएगा ही, लेकिन उसको असर कैसे कम कर सकते हो उसका, तो इसमें हम लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले आपका आता है, आप पार्टिसिपेशन करवाओ, ओके। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनको पार्टिसिपेट करोगे, तो उनको लगेगा कि भाई ठीक है, उनके लिए ही चीज़ें हो रही है, ठीक है, और जब उनकी मर्जी से कोई डिफरेंस आएगा तो वो उस चीज़ को ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। फिर कम्युनिकेट अबाउट द एडवांटेजेस, उनको बताओ कि भाई ये चेंज लाने से क्या उनको एडवांटेजेस मिलेगा, इसकी वजह से भी उन पे असर आएगा। फिर नो हेस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग चेंज, ऐसा नहीं हो कि जल्दी जल्दी बस चेंज ला दिया, ठीक है, आपको पूरा सोच समझ के ही कोई डिफरेंस वहाँ पे लेकर के आना है। फिर गिव वेटेज टू अदर ओपिनियंस, अगर कोई दूसरा अपना ओपिनियन रख रहा है तो उसको वेटेज दो, बिकॉज अगर आपने नहीं दिया, आपने अपने हिसाब से फैसला लिया, तो वही जो दूसरा है ना, वही आपको सबसे पहले रजिस्ट करेगा, ठीक है। फिर कन्फ्रंटेशन करो, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उद्दंड हैं, ठीक है, यानी कि नहीं मान रहे, गलत तरीका अपना रहे हैं चेंज को रेजिस्ट करने के लिए, तो आप उनको कन्फ्रंट कर सकते हो, ठीक है, यानी कि थोड़ा प्रेशर में ही सही आपको उनको बात उनसे मनवानी पड़ेगी। फिर मैनिपुलेट कर सकते हो उनको, ठीक है, अलग अलग बता के, मतलब बेनिफिट्स बता के या चीज़ें बता करके उनको कॉपरेशन से जो है उनकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। फिर आप अथॉरिटी और पावर यूज़ कर सकते हो अपनी, ठीक है, भाई आप मैनेजर हो या आप ओनर हो, तो जाहिर सी बात है आप अपनी पावर और इन्फ्लुएंस को यूज़ कर सकते हो इस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये जो सारी जो हैं, ये बेसिकली आपके कुछ चीज़ें हैं जो आप बेसिकली आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेकर के आना है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या क्या देखा, हम लोग ने मॉडल्स देखे, हम लोग ने रेजिस्टेंस देखा, उसको ओवरकम कैसे करना है चेंज के रेजिस्टेंस को, तो ये सारी चीज़ें देखा। तो आई होप कि आपको जो है ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी यार। एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ के जाना, ये जो है ना क्वेश्चंस, इसमें आपके मॉडल्स से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप उनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन होगी तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ लेना, जो भी आपके क्वेश्चन के आंसर्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ गिव योर फीडबैक एंड रिव्यू, सो दैट कि अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो मैं उसे कर सकूँ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो सेशन, वॉचिंग द वीडियो सेशन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर अच्छे से करते रहो, ओके, बाय बाय।